everyone, I'm Deepak Sri from Empowering Brain और Empowering Brain एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है दैट इज एम्पावरिंग प्रिंसिपल्स और इस इनिशिएटिव में हमारे साथ आज हैं हनी सिंह मैम। कैसे मैम आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास दीपक जी। और मैम के बारे में मैं एक खास बात बताऊं तो मैम एक प्ले स्कूल रन कर रही है दैट इज बिल्ड अ ओपन माइंड और ये हमारा प्ले स्कूल सेगमेंट का फर्स्ट एपिसोड है। वेलकम टू एम्पावरिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू। और आज जो हमारे ये सेशन होने वाले हैं हम सभी लोगों के मन में प्रिंसिपल को लेकर के एक सर्टेन इमेज होती है और अगर खास करके वो प्ले स्कूल्स की बात हो तो एक अलग टाइप की इमेज हमारे मन में बन जाती है कि बच्चों को पढ़ाना तो चलो बच्चों वाली बात ही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को डील करना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। तो आज हम लोग जानेंगे इस सारे एपिसोड में मैम के विचार एज ए प्रिंसिपल कैसे हैं, मैम के लाइफ के बारे में कुछ एक बातें होंगी, मैम बचपन में एज ए गर्ल कैसी रही थी, एज ए स्टूडेंट मैम के कैसे क्या थॉट प्रोसेस थे, और आज बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए डायरेक्टर, मैम आज उनके पास वो पावर एंड ऑथोरिटी होते हुए उन सारे थॉट प्रोसेस को कैसे फुलफिल करती है। सो वंस अगेन वेलकम एंड हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो कि आप प्ले स्कूल रन करती है, तो मैम इतने सारे बच्चों के साथ सारा दिन रहने के बाद अपना बचपन याद आता है क्या? बहुत याद आता है, ऑल्दो हमारा बचपन इससे बहुत डिफरेंट था बिकॉज हम वो प्रिविलेज जनरेशन नहीं थे जहाँ पे प्री स्कूल पे इतना फोकस हो। इनफैक्ट आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग आई गेस फ्रॉम LKG। नर्सरी तो हमारा घर में ही ABCD सीख के बीत गया। LKG I joined a small school in Kankarbaag which is not now it's not there, and my formal schooling from St. Joseph Convent which happens to be one of the best schools of Patna। तो वहाँ जाने के बाद हमारा जो एक्चुअल स्कूल का कॉन्सेप्ट आया वो स्टैंडर्ड 1 से आया। प्री स्कूल को इतना महत्व बचपन में, हमारे बचपन में नहीं दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि माँ जो पढ़ाती है, घर में जो पढ़ाया जाता है, दैट इज स्कूल, दैट इज स्कूलिंग। बट अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं बिकॉज अभी के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, दैट इज फार मोर फास्टर देन व्हाट आवर जनरेशन वाज। बच्चा माँ के पेट से निकलने के साथ ही मोबाइल चलाने लगता है। हमारे जमाने में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था, वो भी घुमाने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया था। तो एक क्या मेजर डिफरेंस मैं फील कर पा रही हैं आप, जब आप बच्ची थी और आज उसी एज के बच्चे आपके यहाँ पे आ रहे हैं, एक आपके बचपने के माइंडसेट में और आज के बच्चों के माइंडसेट में मेजर डिफरेंस आप क्या फील कर? मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो हैं वो ज्यादा टेक फ्रेंडली हैं। हमारा बचपन ज्यादा कनेक्टिंग था, इमोशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था, फिजिकल प्ले बहुत ज्यादा था, जो आज के टाइम में मिसिंग है। लाइट कटती थी, हम दौड़ जाया करते थे सड़कों, रोड पे, गलियों में, मोहल्लों में, और बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, हल्ला करते थे, अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते थे, एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे। वो बचपन अब नहीं है। बचपन जो है अब कैद हो गया है। अभी जो मैम ने कह रहा है कि लाइट कटने की, एक लाइट कटने पे ना बच्चों में हम लोगों को एक में अलग खुशी हुआ करती थी, बट आज के बच्चे लाइट कटने के साथ दुखी हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, वो परेशान हो अब AC नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, अब क्या करेंगे, अब लिफ्ट नहीं वर्क कर रही है। सो दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो मैं फील करती हूँ। और हम लोग लाइट के जाने के बाद खुश हो जाते थे और लाइट के आने के बाद भी सारे बच्चे उतने ही और खुशी होकर के अपने अपने घर में दौड़ा, यानी कि एक लाइट जो कि जाने के बाद भी खुशी देती थी और आने के बाद भी खुशी देती थी। एक और जो चीजें आती है मैम कि आप जब बचपन में थी तो क्या ऐसी सोच, कुछ बचपन की कुछ अनोखी बात बताना चाहेंगी, कुछ ऐसी सोच जो कि लगे कि काफी एक अभी याद करके हंसी आती हो, अभी याद करके लगता हो माय गॉड मैं ये सारी चीजें सोच लिया करती। मुझे अभी एक इंसिडेंस याद है मेरे बचपन का कि जब किसी से झगड़ा होता था ना, तो उस टाइम, झगड़े के टाइम हम लोग ये सोचते थे कि जब वो हमारे साथ पिट्टो एक गेम होता था जो हम लोग खेला करते थे रोड पे, मोहल्लों में, तो हमें लगता था कि जब इस बंदे ने मुझसे झगड़ा किया है ना, पिट्टो में सबसे पहली बॉल मैं इसी को मारूंगी, और जब मारने की बारी आएगी तो बहुत जोर से मारूंगी। तो वो मुझे एक बहुत बार बार रिलेट करता है कि हमारा बचपन कैसा था और हमारे बच्चों का बचपन कैसा है। और बचपन में हमारी लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी और एक पल हमारी लड़ाई हो रही है और अगले पल हम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खास भी हो जाया करते थे और तुरंत ही हम दोस्ती कर लिया करते थे। शायद हम किसी से नाराज ही नहीं होते थे क्योंकि नाराज होने का कोई कारण भी नहीं था। There was like no competition। आज के समय में खिलौनों के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पेरेंट्स ही बहुत अर्ली इयर्स में बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव व्यू डाल देते हैं कि वो तुम्हारे जैसा नहीं। हमारा बचपन there was nothing like rich and poor, there was no gap। अब ये गैप बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि इसी का रीजन है कि जो बहुत बड़े फैमिलीज के बच्चे हैं वो सोशलाइज नहीं करते हैं, अपने घर में, अपने पिंजड़े में कैद होके रहना चाहते हैं, जिसके कारण बचपन खत्म हो रहा है। इट्स डाइंग, द चाइल्डहुड, दोज मेमोरीज आर नॉट देयर एनीमोर।
आज मैम हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वो चाह करके भी अपने बच्चों को ना अपनी 2 बीएचके की फ्लैट से बाहर नहीं भेज सकते हैं। उन्हें डर है, सोसाइटी का डर है, एक अलग टाइप के कि हमारे आस-पास का माहौल अच्छा नहीं है, ये उन्होंने अपने दिमाग में परसेप्शन डाल लिया है। हमारे आस-पास का माहौल अच्छा नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हमारे बचपन में वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इन चीज़ों को मैम आप एज़ एन एजुकेटर आप कैसे पेरेंट को डील करती हैं? देखिए, मुझे लगता है चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा बचपन और अभी के बच्चों में चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स सोसाइटल चैलेंजेस और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ ये आ गए हैं हमारे सोसाइटी में। बट एज़ पेरेंट्स मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को कैद करके पिंजड़े में मत रखिए। अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं या आप बहुत स्कैर्ड हैं, ओवर पॉसेसिव हैं, तो आप समय निकालिए। अब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, आप कितना भी हार्ड वर्किंग हो, कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, 8 आवर्स से ज़्यादा वर्किंग आपका आवर्स नहीं होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप शाम को जब घर आते हैं तो 1-2 घंटे अगर वो भी नहीं निकाल पाते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं तो वीकेंड्स का समय जो आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। बट देखने वाली बात ये है दीपक जी कि उन समय में भी लोग अपना फ़ोन चलाना, अपनी एग्ज़ैक्टली। सेल्फी खींचना, अपने आप को पोज़िंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने बच्चे को अपने से दूर करते जा रहे हैं और आप वो बचपन ढूँढ रहे हैं जो आप जिए थे। वो नहीं आ सकता बिना आपके प्रयास के। विदाउट यू डूइंग इट, आई डोंट थिंक कि आप उसको वापस ला सकते तो हैं। उन पेरेंट्स के लिए मैम आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज दूँगी कि आप अपने बच्चों से इंटरैक्ट कीजिए, बात कीजिए। जब आप बात करेंगे तो आपका बच्चा अपनी बातें आपसे शेयर कर पाएगा। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो कुछ भी बोल सके, जहाँ ना मार्क्स का डर हो, ना खिलौनों के टूटने का, ना सोफ़ा पे पेंट लगने का। आज का बचपन इन चीज़ों के बीच में कैद हो गया है। कैद हो इट्स चुका है। लाइक कि बहुत अच्छा इंटीरियर करा लिया, बच्चे को पेंट नहीं देंगे, लगा देगा वॉलपेपर्स में। हुँ। बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, तो बैठने के लिए एटिकेट सिखाना पड़ेगा, गाड़ी गंदी हो जाएगी। अगर आप इस तरह का अगर पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो समव्हेयर आप उसके पंख काट रहे हैं। इट्स लाइक करेक्ट। यू आर कटिंग द विंग्स ऑफ अ बर्ड, व्हिच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आप उतनी ही चीज़ें लगाएँ, जिसको कि आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एंड अ टाइम विल कम व्हेन योर चाइल्ड विल ग्रो अप एंड उसके बाद दिस फेज़ विल बी ओवर। इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हार्डली 2-3 साल का ट्रांज़िट फेज़ रहता है। उसके बाद तो आपका बच्चा खुद ही समझदार हो जाएगा और इन चीज़ों को नहीं करेगा। और कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी आ जाती है मैम कि हम ना 40 साल के 45 साल के होते हुए हम अपने 5 साल के बच्चों से ना 40 साल वाली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। यहाँ पे घर में ऐसे रहना है, वो एटिकेट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। कई बार तो बच्चे अपना बचपना भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बचपना भूल नहीं चाहते हैं, 80% बच्चे भूल ही चुके चुके हैं। हैं बचपना। बहुत कम ही बच्चे बचे हैं। एक तो देखिए हमारा जो बचपन था उसमें वी हैड अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें कि दादा-दादी, नाना-नानी सबसे मिलने का मौका मिलता जी। था और सबसे सीखने का मौका मिलता था। आज के समय में पेरेंट्स की सोच ये हो गई है कि अगर दादा-दादी ने, नाना-नानी ने भी कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया, तो वो भी मेरे बच्चे की ईगो पे आ गया, मेरे ईगो पे आ गया। लोग उसको पर्सनल इश्यूज़ बना रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि वही वो जगह है जहाँ आपका बच्चा सीख सकता सीख है, सकते हैं। सारी चीज़ें कहते हैं ना गूगल्स पे नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ग्रैंड-पेरेंट्स के पास मिलती है। तो जैसे मैम ने एक चीज़ कहा कि अपना बचपना ज़िंदा रखना चाहिए। तो अगर आज मैं जानूँ मैम, दुनिया आपको जानती है एज़ अ प्रिंसिपल के तौर पे। अगर मैं एक बच्ची हनी के तौर पे अगर मैं जानूँ, तो आज अब क्या बचपना आपके अंदर आज भी है और आज आज भी तक बरकरार है? आज भी मुझे लगता है कि जब मैं कहीं आइसक्रीम का स्टॉल देखती हूँ, तो मेरे अंदर वो एक बचपन वाली फीलिंग स्टिल अलाइव है। चलो आइसक्रीम खाया जाए, कितनी कैसा भी मौसम हो, आई जस्ट डोंट थिंक कि वो मैं अवॉइड कर पाऊँगी। दूसरा, जब मैं कहीं गाना सुनती हूँ, सिंस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, इट हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट हॉबीज़ फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो अभी भी कहीं तेज़ म्यूज़िक या बीट्स बजते हैं, तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, वो कोई सी भी जगह हो। तो मुझे लगता है कि यही बचपन है और ये मौका जब भी आपको जहाँ भी मिले आप ज़रूर उसको जीने की कोशिश करिए। बस कि हमें अपना बचपना ज़िंदा रखना है। हाँ, बिल्कुल और रखना है। आज बड़ों की बातें हम छोड़ दें, बच्चे भी अपना बचपना भूलते जा रहे हैं। तो बचपन की ऐसी मैम कोई ऐसे विचार, कोई ऐसे थॉट्स जो उस वक़्त आपको लगता था कि अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी मेरे पास में पावर नहीं है, लेकिन कल के दिन जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, देन आई कैन ईज़िली फुलफिल इट। ऐसी कोई चीज़ें हैं मैम? बचपन में मुझे एक चीज़ याद है कि हमारे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के कैंपस में समोसा मिलता था। उसके लिए बहुत लिमिटेड पैसे मिलते थे। ₹2 या ₹4 मिला करते थे कि बस 1 या 2 ही खाना है। मैं सोचती थी कि जब बड़ी हो जाऊँगी, बहुत पैसे होंगे, तो यहाँ आके मर्ज़ी भर जितनी मर्ज़ी हो उतनी खा सकती हूँ। बट अब लगता है कि वो कितना मतलब मेरी सोच कैसी थी, वो मैं आज समय है, सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, लेकिन आज वो आज बचपना वो नहीं है। ख़्याल नहीं है। अगर कोई देता भी है तो शायद वो खाने की इच्छा अवॉइड नहीं है। करते हैं। अवॉइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि बचपन एक
अद्भुत चीज है, उसको बहुत ही महसूस अद्भुत। करना भी उतना ही अद्भुत अभी है। आपने कहा तो मुझे याद आ गया एक चीज कि बचपन में हम लोग एक 8 आने का यानी 50 पैसे का एक चीज खाया करते थे, दैट वाज अ डुप्लीकेट हाजमोला कॉल्ड नींबू पाचक। ओके। आपने नाम सुना है? हाँ, सुना है। तो अगर मेरे से कोई पूछता था कि अगर तुम्हें मान लो अगर 1 लाख रुपए मिलेंगे तो क्या करोगे? नींबू पाचक खाऊंगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट वाज टोटली क्लियर, 2 लाख नींबू पाचक है। हाँ। क्योंकि हमें पता होता है ना कि 1 रुपए पास में तो 2 नींबू पाचक खरीद सकते हैं। हाँ। और बचपन हमारा बचपना जो बीता तो हमारे पास में 1-2 रुपए से ज्यादा हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो दैट वाज अ डिफरेंट फेज। तो वो चीजें बीइंग अ स्टूडेंट मैम, अपने टीचर से बचपन में क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? जब आप बच्ची थी, कुछ ऐसी अगर मेमोरी, कुछ एक ऐसे इंसिडेंट याद हो कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे टीचर्स ऐसे नहीं होने चाहिए या ऐसे होने चाहिए, कुछ एक ऐसी एक्सपेक्टेशन? मैं एज अ चाइल्ड बहुत ब्लेस्ड थी, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट, माय मदर, बिकॉज शी हैज बीन माय फर्स्ट टीचर एंड माय लेटर हाफ, माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे हर जगह पे बहुत हेल्प किया। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, और हमारे ज़माने में वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन टीचर्स हुआ करते थे, या आप बोल सकते हो नन्स होते थे, जो सिस्टर्स एग्जैक्टली। होते हैं। उनकी जो डिसिप्लिन होती है, उनका जो फॉलोअप होता है, जो कल्चर होता है, वो हमारे सोसाइटी से काफ़ी अलग होता है। तो उस मामले में मैं उस ज़माने की बहुत ब्लेस्ड लड़की थी, क्योंकि बहुत कम लोग अपने बच्चों को उस तरीके के स्कूल में भेज पाते थे। तो मुझे लगता है कि वो मेरा लाइफ का बेस्ट पार्ट है, और मुझे अपने टीचर्स से कोई कंप्लेन है ही नहीं, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत कंप्लेंट्स थे। लेकिन आज जब इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो लगता है कि वो तो सारी कुछ चीजें भी नहीं बदल था, जाती है। वो तो कुछ भी नहीं था। आज जो हम कर रहे हैं वो तो उसका 100 टाइम्स ज़्यादा है, फिर भी उतना रिजल्ट नहीं है। फिर भी मैम मैं एक चीज, एक डिजायर मैं आपका जानना चाहूंगा, एक बच्चे के, जब आप एक बच्ची थी या एक स्टूडेंट लाइफ में थी, तो एक क्या डिजायर्स अपने टीचर्स को लेकर के या एक्सपेक्टेशन कुछ एक टीचर्स को लेकर के हुआ करते करते थे आपके मन में, जो आज लग रहा है कि आज आप हैविंग दैट पावर यू अ, कैन इजीली फुलफिल दैट? मेरे को एक चीज़ याद है, हमारे मॉरल साइंस की एक टीचर थी, सिस्टर फिडेलिस, शी वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स आल्सो। उनके क्लास में अगर कोई बुक नहीं लाता था ना, तो उसको वो थोड़ा हैरेस करती थी, इन अ वे दैट शी वाज़ लाइक कि किताब नहीं लाए हो तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, नॉट। तो मुझे लगता था कि कभी गलती से अगर किसी का बुक छूट गया है, हमेशा वो 30 डेज़ में 29 डेज़ बच्चा ला रहा है, और एक दिन अगर बाय छूट मिस्टेक, गया। तो द टीचर शुड नॉट बी सो हार्श ऑन हर। थोड़ा-सा उसको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलनी आज चाहिए। आज उन चीजों को मैम कैसे आप हैंडल करती हैं? मैं टीचर्स को बोलती हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं लेके आया है, कंटिन्यूअसली नहीं लाना इज समथिंग डिफरेंट। वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई बच्चा नहीं आया है, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल विद द चाइल्ड, उससे बात करिए, समझिए कि क्यों नहीं ला पाया, रादर देन बीइंग स्ट्रिक्ट। और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होने से बहुत अच्छा आउटकम नहीं निकलता। दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ कि माय फादर इज अ प्रोफेसर एंड माय मदर वाज अ होममेकर, शी वाज अ टीचर एंड शी लेफ्ट हर प्रोफेशन बिकॉज ऑफ अस। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी हैरेस नहीं किया है, मेंटली या फिजिकली। और आज मैं जहाँ भी हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देती हूँ, क्योंकि अगर बचपन में मुझे उस लेवल पे हैरेस किया जाता और एज अ गर्ल मुझे टॉन्ट किया जाता, तो शायद मैं इस तरह से नहीं आगे फ्रीडम बढ़ नहीं हो पाती। वो पाती। फ्रेम, माई मेंटल मेकअप, बचपन से मैं बहुत तेज बोलती थी, आई वाज अ वेरी गुड ओरेटर, तो सब लोग बोलते थे बेटी है बेटी है। दैट टैटू वाज देयर, कि मतलब एक जनरल दिमाग में था कि बेटी है, बेटी को इतना क्यों पढ़ाना, बेटी को इतना। तो धीरे बोलनी हाँ, चाहिए। धीरे बोलना चाहिए, दब के रहना चाहिए। जी। सोसाइटी में उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं हो सकती है, लेकिन उस टैबू को ब्रेक करना और यहाँ तक का सफर, इट्स लाइक एन अमेजिंग जर्नी। और वन क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू माय हस्बैंड आल्सो, बिकॉज़ आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली व्हेन आई वाज ओनली लाइक 23 24, वेरी अर्ली एज। तो आने के बाद आई वाज जस्ट स्टडिंग, जब मैं शादी होके आई तो आई वाज जस्ट स्टडिंग। तो हमेशा ही यूज्ड टू टेल मी कि यू हैव टू गो वेरी हाई इन योर लाइफ, सो दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। And I studied and I did a job, and I coming here, setting up the school, and then becoming the principal of such a prestigious school is like it's like a dream come true. और मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, फाइनली इसका all the credit goes to all the people who have done efforts for this, not only me but the entire, like my family, my parents, my father, my husband, my children also. आज मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, क्योंकि मेरा वर्क प्रेशर बहुत है, since I'm the principal of Birla Open Minds Boring Road, Patliputra and Patel Nagar. So running these three centers and so many people to handle, I sometimes feel कि मैं उतना समय शायद उन लोगों बच्चों को भी नहीं दे पाती हूँ। लेकिन they also understand, they have also like fit in with this कि this is what my profile is and this is how we have to live our life. तो आप जैसे अपने बच्चों को बचपन से आप सिखाएंगे, समझाएंगे, जिसको बोलते हैं ना, आप जैसा तरीका बताएंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे उसी मोल्ड में सेटल हो जाएंगे, माइंडसेट बनती जाएगी। बनती जाएगी। तो इन सभी की मैम अगर मैं जानना चाहूँ कि आज आप इस मुकाम पे हैं, इन सभी की शुरुआत कहाँ से हुई मैम?
क्या क्या ऐसे विचार थे कि आप जब करियर चूज करने के का टाइम था, तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे या फिर क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो आप इस फील्ड में आ पाई? पहले हम एक्चुअली मी एंड माय हस्बैंड वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्कूल फॉर माय सन। जब हम लोग पटना आए, वी वर सेटल्ड इन रांची। जब हम लोग पटना आए तो वी वर सर्चिंग फॉर अ गुड प्री स्कूल फॉर माय सन। व्हाइल सर्चिंग फॉर अ गुड प्री स्कूल फॉर माय सन, हमने उसका कहीं पे एक स्कूल में एडमिशन कराया। तो मेरा बेटा बहुत रोता था, बहुत पैम्पर्ड था और बहुत रोता था। तो जब रोता था तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि छोड़ो स्कूल नहीं भेजेंगे, विल ओपन अ स्कूल फॉर हिम। ओह माय ठीक है, गॉड! विल ओपन अ स्कूल फॉर हिम। तो अच्छा, माय माइंडसेट, ये बातें सर ने एक एक एज़ अ फादर एक हाँ, इमोशन में आकर के इमोशन में आके जी, जी। हमेशा बोलते थे कि मेरा बेटा प्रीमैच्योर था, फिजिकली थोड़ा वीक था, तो उनको लगता था कि नहीं, इसको रुलाना नहीं है, लेट अस ओपन अ स्कूल। एंड माय सन वाज स्टडीइंग इन अ गुड स्कूल। तो आई सेड कि स्कूल खोलना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप स्कूल खोल भी लीजिएगा तो हम अपना बच्चा वहां नहीं मैं भेजूंगी, बिकॉज दैट विल नॉट बी अ बिग, दैट विल बी लाइक एनी स्कूल। तो आई डोंट वांट टू सेंड माय सन टू सच अ स्कूल। तो ही सेड कि विच स्कूल यू वांट टू। आई सेड कुछ हो, बिरला हो, कोई बड़ा ब्रांड हो, कोई डीपीएस हो, कुछ वैसा जिसका पटना के अंदर क्रेज है, जैसे और अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं उस तरीके का कोई सेगमेंट हो, तो मैं अपने बच्चे को वहां पे भेज सकती हूँ। तो ही सेड लेट अस ओपन बिरला ओनली, व्हाई नॉट बिरला। ठीक है। तो आई सेड कि अच्छा, आर यू जोकिंग? ही सेड नो नो, आई एम नॉट जोकिंग, लेट अस प्लान फॉर इट। एंड दैट वेरी डे ही कॉल्ड द कंपनी नंबर एंड इट वर्क्स सो मतलब क्विकली। कोइंसिडेंस ये है कि जन्माष्टमी के दिन ही, और कल जन्माष्टमी है और आज आपकी मुलाकात मुझसे हो रही है, और आज से 5 साल पहले जन्माष्टमी के दिन ही हमने इस स्कूल को साइन किया था ओह एग्रीमेंट माय विद द गॉड! कंपनी। तो फिर दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एज अ पेरेंट इन अ सर्च ऑफ अ गुड स्कूल एंड बेटा को सेटल करने के लिए, एंड दिस वाज ओपन इन दैट विजन। बट ईश्वर की इतनी कृपा थी और पेरेंट्स का इतना सपोर्ट और इतना मुझे लव एंड रिस्पेक्ट मिला कि स्लोली लाइक इट मूव फॉरवर्ड। And this was initiative of Ujjwal Kumar Singh is my husband, and this was his initiative. In fact, as on date also he is the director of the school. But इतना ज्यादा कृपा ईश्वर की हुई कि he started opening and we have a chain of education. So now he is looking after his new setup, that is GD Goenka Healthcare Academy, that is a paramedical college. So now the thing is that since this is a more women based organization, so I started taking catering this responsibility. और धीरे धीरे करके एक स्कूल एंड देन सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड वेल विशेस ऑफ ऑल आवर वेल विशर्स, वी मूव फॉरवर्ड टू ओपन पाटलिपुत्रा एंड देन पटेल नगर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन मे बी मेनी मोर प्री स्कूल्स इन पटना। डेफिनेटली मैम। तो एक चीज़ जो सामने आई है कि मैम के इतने सारे ये जो एक इमोशन पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो आज अगर पैरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे एज़ अ बीइंग ए पैरेंट अगर आज देखा जाए तो आप किस हद तक बाकी सारे पैरेंट जो आज बच्चे आपके यहाँ पे हैं, उनके पैरेंट के एक इमोशन को फुलफिल कर पा रही हैं मैम? मुझे लगता है कि इस प्री स्कूल क्योंकि सेगमेंट को कहीं ना कहीं आपने स्टार्ट प्रोफेशन से बेटर ज्यादा एक इमोशन का इंपॉर्टेंस रहा था जो आपने स्टार्ट किया था ये। तो आज वो इमोशन कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है सारे पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि मेरा डैम आपके रिलेशंस काफी अच्छे हैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं इमोशन है, वो इमोशन कैसे काम कर रहा है? देखिए, आपके पास अगर अपना कोई बच्चा दे रहा है ना प्री स्कूल के अंदर, वो बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं। वो ठीक से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी नहीं जानता है, वो ये भी नहीं जानता उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो उस स्टेज में जब कोई आप पे विश्वास करके अपना बच्चा दे रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी यही है कि बच्चा ए लिखे या ना लिखे, बोले या ना बोले, एप्पल पहचाने या ना पहचाने, बट उसको कोई फिजिकल हार्म बच्चा नहीं होना सेफ चाहिए, रहना चाहिए, सेफ बिल्कुल रहना अपने घर चाहिए, जैसे। फिजिकल डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए, उसको इमोशनल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। वो लिख पाए नहीं लिख पाए, हर बच्चा डिफरेंट है। कुछ बच्चे बहुत अर्ली लिखने लगते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ को और ज्यादा टाइम लग जाता है, कुछ डिलेड बोलते हैं, बट लेट द चाइल्ड ग्रो, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो मैं हर टीचर को बोलती हूँ कि आप एक ही स्टिक से सभी बच्चों को हैंडल, एक ही नहीं कर पेन से सारी चीज नहीं लिखी जा सकती है। उसी तरह से जैसे बोलते हैं ना, नंबर्स होते हैं, सुई के भी, नीडल के भी नंबर्स हैं, बिल्कुल। जिनसे हम ये करते हैं, उनके भी नंबर्स हैं। तो हर चीज का नंबर है। आप एक टायर ही लगाने जाते हो ना, तो योर व्हीकल विल हैव एन अप्रोप्रिएट Different number. नंबर फॉर दैट टायर। यू कैन नॉट फिक्स दिस एनीथिंग। तो यू वेट फॉर दैट टाइम व्हेन दैट चाइल्ड विल आल्सो बी अडैप्टिव एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो करने की कोशिश करेगा। इमोशनल सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत आई है क्योंकि मदर से बच्चा पहली बार सेपरेट होकर प्री स्कूल के अंदर आता है, तो वो एंजाइटी जो है बच्चे के अंदर और मदर के अंदर भी बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल, हमने देखा है कि अगर आई थिंक प्ले स्कूल की टाइमिंग 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं होती नहीं है। होती है। बट जब छुट्टी के टाइम पे जब पेरेंट्स मिलने बच्चों को लेने आते हैं और बच्चे जब क्लास स्कूल से निकल करके अपने पेरेंट्स को देखते हैं,
वो जो एक वो सिनरी होता है ना, दैट वाज हाईली हार्ट टचिंग, कि बच्चों को लगता है, हमें देख करके लगता है माय गॉड, ये बच्चा मॉर्निंग में 4 घंटे पहले तो आया था ना। लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे और पैरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो बच्चे 4 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहे हैं, उनके लिए एक अलग स्पेशल वाली फील। और हमने देखा है पेरेंट्स के इमोशन को, जब वो छुट्टी के वक्त लेने आते हैं बच्चों को, उनके अंदर एक अलग इमोशन, बच्चों पे स्माइल करते देखते हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है दीपक जी, और इसमें मैं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे लिए एज अ प्रिंसिपल ही नहीं, जो मेरी टीम है, टीचर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, सिर्फ टीचर्स की नहीं, इनफैक्ट जो हमारी दीदीज हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा आंखों से भी डर जाता है, अगर किसी की आंखें भी बहुत खुली हुई है, उसको गौर से देखा जा रहा है तो वो डर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी फ्रेजाइल, वेरी सॉफ्ट विद द चाइल्ड। कुछ बच्चे तो तेज आवाज से भी रोने लगते हैं, डिपेंड कि वो किस तरह के फैमिली कल्चर में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है बच्चे को प्री स्कूल के अंदर डालना। इसलिए आप ऑब्जर्व करिएगा कि प्री नर्सरी के अंदर या प्ले क्लास के अंदर बहुत कम एडमिशन्स होते हैं किसी भी स्कूल के अंदर। नर्सरी से वो नंबर्स बढ़ते हैं। बट मेरा अपना मानना है कि आप जितना अर्ली बच्चे को भेजेंगे, उतना ज्यादा वो जिसको बोलते हैं ना कच्चा है, तो इट्स इजी टू मोल्ड। आप जैसे आप डो बनाते हैं ना, तो आप उसको किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं। बट एक बार जब आपने डो बना के रख दिया, वो हार्ड हो गया, सॉइल जो है वो पानी सूख गया उसका, then if you try to mold it, it breaks. Same as with the life of the child. जितना अर्ली आप भेजेंगे, उतना जल्दी हम लोग उसको मोल्ड कर पाएंगे। जितना देर आप करेंगे, उतना वो प्रोसेस डिले हो जाएगा, उतनी कनेक्टिविटी कम होती जाएगी बच्चे। तो कहीं ना कहीं प्ले स्कूल रन करने में एक बिगर स्कूल के कंपैरिजन में रिस्पांसिबिलिटीज काफी हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं, रिस्क काफी हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव टू कीप ऑन योर माइंड। सो एक अगर मैं अगर ये जानना चाहूँ, ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं, अगर मैं एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जानना चाहूँ, सो आप जब उन बच्चों के साथ में डील करती हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज माइंड में क्या क्या चीजें रहती हैं? यही कि वो बच्चा खुश रहे, खुश रहे, हाँ, और उसके चेहरे से स्माइल नहीं जाए, उसका दिल नहीं टूटे, दिल नहीं दुखे। बिकॉज बच्चों का बहुत इनोसेंस होता है, एक चॉकलेट कम मिला या एक चॉकलेट, उसके लिए भी रोने लगते हैं। वैन में सीट आगे नहीं मिली, उसके लिए भी रोने लगते हैं। टीचर के बगल में बैठना चाहते हैं, उसके लिए भी रोने लगते हैं। एक ही टॉय है जो 2 बच्चों को चाहिए, उसके लिए भी रोने लगते हैं। सो वेरी माइन्यूट थिंग्स व्हिच द टीचर हैज टू ऑब्जर्व एंड द होल मैनेजमेंट हैज टू कीप एन आई ऑन दैट, कि कोई भी बच्चा कहीं भी हर्ट नहीं हो, कहीं भी उसको कोई मतलब होता है ना, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो हैप्पी रहे, फुल्ली वो एंजॉय करे अपने स्कूल लाइफ को, स्कूल खुशी से आना चाहे। बिकॉज आप देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज जितना ज्यादा बच्चा आएगा, उतना ज्यादा हम उसको सिखा पाएंगे, उतना ज्यादा हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चा खुशी से आए। अभी आपने जो बात कही मैम की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हमारी काफी सारी बातें होती है, बट बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में शायद हमारी बहुत कम बात हो पाती है। क्योंकि देखिए आज हमारे घरों में वो कल्चर नहीं है, पेरेंट्स के बीच में वो कल्चर नहीं है कि बच्चे की मेंटल, और पेरेंट आज की डेट में क्या उस लेवल पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मेंटल हेल्थ को, या इन चीजों के बारे में एक अवेयरनेस उनके बीच है? देखिए, अगर नहीं भी ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो आई थिंक कि ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप मेंटली अगर हेल्दी नहीं हैं, तो यू कैन नॉट बी फिजिकली हेल्दी। Why? Because this is a system which connects your physical body with your mental body. It's like a connection, a message that you're sending to your brain. So if you are not mentally happy, how your system can work efficiently? It cannot work efficiently. अब बच्चों का मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, तो कहाँ कहाँ पे ये डैमेज होता है? मोस्टली इसको डैमेज करने वाले घर के एनवायरनमेंट में लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कई बार मेड होती है, आया दीदी होती है। ये क्या, बच्चे की इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन उसको दबाव इतना ज्यादा बनाया जा रहा है कि उसको वो करना पड़ता है, तो वो अपने विल से नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो दैट इज मेंटल, क्या बोले उसको, एक तरीके का प्रेशर है वो। फिर मार्क्स लाना, ऐसे लोग मार्क्स के लिए पीछे भाग रहे हैं बच्चों के, 1-2 नंबर कम ले आए तो मदर इज लाइक कि पढ़ाया तो था, किया तो था, 10 बार करा दिया था, फिर भी तुम नहीं लिख के आए, फिर भी तुम नहीं कर पाए। that parent is not happy with what the child is doing. Actually कई बार पेरेंट बच्चों के नंबर को, बच्चों की नॉलेज को, अपने ईगो से, सोशल स्टेटस, सोशल ईगो, अपनी एक ईगो कि भाई मेरे बच्चे ने अभी आउट ऑफ 10 उसने 6 लाया, इनके बच्चे ने आउट ऑफ 10 वो 8 लाया, वो इन चीजों को लेकर के उनके लिए बहुत मेजर इश्यूज हो जाते हैं। उसको कैसे, उसको हैंडल करने के लिए मैम पेरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ दीपक जी कि बहुत सारे आप अचीवर्स देखिए लाइफ में, जो शायद अपने 10th स्टैंडर्ड या प्री स्कूलिंग में फेल हुए हैं, बट अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बिकॉज वो मेंटली हैप्पी हैं, मेंटली हेल्दी हैं,
और जब आप मेंटली हेल्दी रहिएगा तो आप हर स्टेज पे एक नया इनोवेशन कर पाइएगा, जो शायद उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो मेंटली सिक हो जाते हैं बहुत अर्ली ईयर्स में ही, ड्यू टू द प्रेशर जो उनके ऊपर दिया जाता है, या जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि नंबर ही लाना इज नॉट सक्सेस, बीइंग सक्सेसफुल, सक्सेस हैज अदर पैरामीटर्स आल्सो। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम एक, जो कि आपके यहाँ पे बच्चों की मैक्सिमम एज आई थिंक 6 7 एक 6 साल के बच्चे के ऊपर इतना दबाव कि तुम्हें नंबर उससे ज्यादा या कम लाना है। 6 साल के बच्चे के ऊपर इतना दबाव कि तुम्हें ये नहीं आता है या ये आता है। इनफैक्ट इसीलिए बिरला के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। वी डू नॉट हैव एनी मार्क सिस्टम इन द स्कूल, वी ओनली हैव certain grades which we give to the children which is between a range, ठीक है। तो आपका बच्चा 98 लाया है या 95 लाया है, that is not told to the parents so that pressure is not exerted. Second, हमारा जो curriculum है that is actually activity based, तो हम जो भी सिखाते हैं, जो भी कराते हैं, that's all based on the activities. We do not have anything like A for apple in the school. It's like कि हम अगर फ्रूट्स बता रहे हैं तो फ्रूट्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताएंगे और उनमें से एक फल शायद एप्पल होगा। इट्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि करिकुलम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि किस टाइम का प्रेशर। जो लोकल स्कूल्स होते हैं उनमें ग्रेडिंग सिस्टम नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, मार्किंग शुरू हो जाती है, जो कि बहुत एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में पेरेंट्स का माइंडसेट वैसा नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर सके अपने माइंडसेट में कि हमारा बच्चा उनके बच्चे से कम लाया है। अगर फाइनेंशियली वो हाई प्रोफाइल है तो उनको लगता है मेरा बच्चा को सबसे बढ़िया नंबर आना चाहिए, मेरा बच्चा लिख नहीं रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स जैसे स्कूल में एडमिशन कराए 2 महीने के बाद आके बोलते हैं मैम मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मैम मेरा बच्चा लिखता है, बढ़ जाती है। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लिखना इज नॉट द एंड। शायद आपका बच्चा लिख नहीं रहा है बट और बहुत सारे बच्चों से ज्यादा समझता है, जो बच्चे लिखते हैं उनसे ज्यादा समझता है। You have to identify your own child. That is more important than running after other children. इन दोनों के बीच का एक गैप के पॉइंट पे अगर हम बात करें, अभी हमने बात की आपके बचपने के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, इसके बीच का गैप, हम जब आप एक 10th के बाद का जो फेज होता है ना, आज जब बच्चों की लाइफ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पीरियड कहा जाता है 10th, आई थिंक जब आप स्टूडेंट थी तब भी कहे जाते थे। उस टाइम पे हनी सिंह एज अ स्टूडेंट क्या माइंडसेट थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चैलेंजेस आते थे? See, I wanted to become a doctor, to be very honest. If I would not have been here, I would have been into some medicine line only, because I wanted to wanted to pursue my career in medicine. But somehow it couldn't happen. Maybe my efforts was less than what was required, but God had not destined it. But आज भी मुझे medical field में बहुत interest है, इसलिए आप देखेंगे मैं अपने खाली समय में मेडिकल की किताबें बहुत पढ़ती हूँ आज भी। और छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स होता है तो उसको मैं छोटे मोटे, जो ऑफ कोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ अच्छा एक पेशेंट का। तो आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक साइकेट्री, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आई कैन मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग, एंड मतलब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था उसमें। जब मैं वो नहीं कर पाई, था नहीं मैम, आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि था, आपकी बातों से कि यू हैव दैट स्पेशल फील फॉर दैट काउंसलिंग पार्ट। हाँ, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना। हाँ, मोटिवेट करना, उनसे बात करना, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और कोशिश करना कि जितना हम उसको बातों से सॉल्व कर पाए और वो सेकंड लेवल पे नहीं जाए। बिकॉज देखिए हर चीज का सोल्यूशन बिगिनिंग में कम्युनिकेट करने से होता है। जहाँ कम्युनिकेशन डिले होता है ना, वहीं पे प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाते हैं और फिर वो बियॉन्ड कंट्रोल चला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ मैम, जैसा आपने कहा कि आपकी डिजायर थी कि आपको डॉक्टर बनना था, तो कुछ एक सर्कमस्टेंसेस या फिर नंबर थे या फिर ग्रेडिंग थी या फिर जो भी थी, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाई, सो दैट टाइम हाउ यू हैव हैंडल्ड दैट? See, I was in a lot of stress when I couldn't get through. I was in a lot of stress, and my father, what kind of that I couldn't do this. Actually, in my family, everybody expected me to clear the exam. So that was a very big pressure on my mind. वो बच्चों के ऊपर में एक, हाँ, वो जो होता है ना, और अगर बच्चे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो और ज्यादा होता है। expectation. But ठीक है, due to reservation and all the systems prevalent, I couldn't get through. So my father is a very adaptive person. He said कि ये नहीं हुआ तो अब तुमको क्या करना है? I said कि हाँ, because my father also comes from a teaching background, my mother also comes from a teaching background, and I have been a missionary student where teaching is in my blood. जैसे बोलते हैं ना, मिशनरी का बच्चा कुछ नहीं, कभी भूखा नहीं मर सकता, मतलब वो कुछ ना कुछ तो बंदा कर ही लेता है। तो एंड दैट टू फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, उसमें तो बोलते हैं ना कि वहाँ की कोई भी आप लड़की मुझे बता दो, शी हैज अ डिफरेंट वाइब, ठीक है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। तो और हमारे टाइम में इट वाज अ बिग थिंग टू गेट एडमिटेड टू दैट स्कूल, बिकॉज ओनली ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दोस पीपल यूज्ड टू गेट एडमिशन देयर, एंड स्टिल दैट
still prevalent that there's so many number of people who apply for the exam and hardly 100 to 100 students get through the admission. तो मुझे लगा कि then English is in my blood because I was a missionary student, so I thought I'll pursue my career in arts. So that's why I did my graduation in English, my post graduation also in English, and finally my PhD in English. So English is now in my blood. So the USP of my school, मैं ये बोलती हूँ आज के समय में इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहार अगर कहीं पीछे है तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल में ही सबसे ज़्यादा हम लोग पीछे चल रहे हैं, जिसे बहुत अर्ली ईयर्स से वर्कआउट करने की ज़रूरत है. लोग सोचते हैं अरे मेरा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, क्या इंग्लिश बोलेगा. नहीं, आप उसको वर्ड्स धीरे धीरे करके, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, उनको आप रिकॉग्नाइज कराइए, उनके मतलब बताइए. तो आप देखेंगे कि बच्चा अगर हिंदी में भी बात कर रहा है तो स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे वो वर्ड्स इंग्लिश में बीच में यूज करना शुरू कर देगा. और अगर इसी तरह का एफर्ट्स आप लगाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आराम से 4 से 5 साल का बच्चा अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है. वेरी नाइस. तो अगर एक मैसेज अगर आज आपके यहाँ के प्रीवियसली पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन वो 10th 12th के मुकाम पे जाएंगे, तो उन बच्चों को, उन पेरेंट को मैम, वो स्ट्रेस हैंडलिंग का अगर कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहें. सी मेरे क्योंकि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे मेडिकल क्लियर करना है, सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे. कुछ बच्चों ने सोचा मुझे यूपीएससी करना है, वो भी नहीं, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे. तो जो कर जाते हैं उनकी बातें तो सभी लोग करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उन्हें हैंडल करने वाला कोई नहीं रहता. और कहीं ना कहीं आज हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में, हम उन बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है जो बच्चे इस स्ट्रेस में होते हैं कि मैं कोटा गया था या मैं किसी और जगह गया था और मेरे आईआईटी क्लियर नहीं हो पाए या फिर मेरे नीट क्लियर नहीं हो पाए. तो उन बच्चों को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स को क्या आज करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रेशर तो बनना ही नहीं चाहिए कि तुम क्लियर नहीं कर पाए, बिकॉज द मोमेंट ना नो स्ट्राइक्स टू योर माइंड, एवरीथिंग जस्ट गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स लाइक फिनिश्ड. तो नो नहीं बोलिए, पहले तो ये कोशिश करिए कि वो बच्चा उस ट्रोमा में जाए ही नहीं कि वो नहीं कर पाए. लेकिन मैम उस बच्चे को तो, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, उस बच्चे को तो आई थिंक जब वो बच्चा 3 4 5 में था तभी से उसके माइंड में इंजेक्टेड करे गए हैं कि बेटा अगर तुम्हें सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, यू नीड टू बी अ डॉक्टर, यू नीड टू बी एन इंजीनियर. मुझे तो ये जो सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को, ये जो एक ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस जो बच्चों के माइंड में डाल दी जाती है. अभी एक और सबसे बड़ा चैलेंज चला हुआ है ना मैम, कि आप अभी चीजों से कितनी सहमत हैं आप मुझे बताया. आज पेरेंट ये सोचते हैं ना कि अगर 10th के बाद अगर उनका बच्चा सेम शहर में है तो दैट मींस ये कहीं ना कहीं उनके स्टेटस को बिलो कर रहा है. होता है ऐसा? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है दीपक जी, बिकॉज अगर आप अपने सिटी में हैं तो जो आपका सिटी का एनवायरनमेंट है, रोड्स हैं, कनेक्टिविटी हैं, लोग हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, मार्केट है, अदर फैसिलिटीज है, उससे आप बहुत अवेयर हैं. लेकिन तो अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना एक स्टेटस, देखिए वही तो प्रॉब्लम है ना कि लोगों को ही तो अपना पूरा प्रॉब्लम तो लोगों बैंगलोर जाके पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा बच्चा अगर पटना में पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क ऑन माय स्टेटस लेवल. तो ये एक, और इन सारी चीजों के, इन सारे सोशल स्टेटस के शिकार बच्चे हो जाते हैं. मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है ना. हम वो नीडल डाल रहे हैं, हम वो सिखा रहे हैं, हम वो समझा रहे हैं. अगर पेरेंट ही वो चीज बोलना बंद कर दे, उन चीजों को अलग तरीके से लेके चले कि बेटा तू अपना बेस्ट कर, जो होगा होगा, वी आर हैप्पी विद दैट, बस तू एक अच्छा इंसान बन. लेकिन बच्चों के तो दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर तेरा आईटी तो अगर तो इंजीनियरिंग बन तो मेरे हिसाब से वही गलत है. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग. इसे कैसे हैंडल करा जा सकता है? मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जान रहा हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इफेक्टिव बियॉन्ड दैट पावर. और जो अगर है तो कुछ एक इनिशिएटिव हम मिलकर के एक शुरुआत कर सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स पे अगर वो थोड़ा प्रोसेस बदले तो एटलीस्ट कुछ जिंदगियां तो सेव हो जाएंगी. नहीं, कुछ पेरेंट्स ने तो बदला है. अगर आप हमारे एज ग्रुप की बात करें, हमसे यंगर जनरेशन जो है, उनमें कुछ में तो बदलाव आए हैं, निश्चित ही आए हैं. हमारे ज़माने वाला प्रेशर तो आज नहीं है. बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को अर्ली ईयर से आर्ट एक्टिविटीज़ या जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उसको करने की इजाज़त दे रहे हैं. जो हमारे यहाँ पहले डांस को बिल्कुल ही, जैसे कुछ नहीं करता है तो बोला जाता था कि अरे कुछ नहीं करता इसलिए डांस स्कूल में नाम लिखा है, कुछ नहीं करता इसलिए इसको गिटार सिखाने वाला आता है. वो मानसिकता अब काफ़ी हद तक बदली है. इनके काफ़ी स्कोप भी हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया है. आप स्टेटस से अगर जोड़ रहे हैं उस बात को, तो स्टेटस सिंबल भी है कि आपका बच्चा कितने एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में जा रहा है. तो व्हाई नॉट इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप अपने बच्चों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि आप तो अपना बेस्ट कर, रिजल्ट डजंट मैटर, तुम्हारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. एक इमोशनल बॉन्डिंग रखिए अपने बच्चों के साथ, तभी वो बच्चा कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा. अगर किताब लेके बैठा है तो मतलब पढ़ रहा है. तो वो कनेक्टिविटी अगर बच्चे की पेरेंट्स के साथ है
तो मुझे लगता है वो बच्चा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही करेगा। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बन के या आईआईटी निकाल के ही वो एक बहुत बेस्ट करियर की तरफ मूव कर सकता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल अवेलेबल। ऑप्शंस। आपको बस एक्सप्लोर करना है। एक थ्री इडियट्स मूवी से बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिली थी कि तू अपना ज्ञान बढ़ा, कामयाबी तो तेरे पीछे झक मार के आएगी। बिल्कुल। तो इट्स लाइक दैट कि तुम हर स्टेज पे जहां भी हो ना, ट्राई टू गेन एज मच एज नॉलेज एज यू कैन, और उसके बाद तो यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल, कोई तुझे पीछे कर ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट द पेरेंट्स शुड हैव द माइंडसेट, और यही चीजें आप बच्चों को फीड भी करिए। निश्चित है कि अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए तो मैं समझती हूँ कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर ही कर, बहुत ज्यादा कर पाएगा। तो अगली बात करते हैं मैम की बीइंग अ, अभी हमने बात की आपके बचपने के बारे में, आपके स्कूल लाइफ के बारे में, आपके प्रोफेशनल के बारे में। एक इन सारी चीजों में एक चीज जो साथ साथ पैरेलली चल रही है, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए लेडी, एक अपने करियर को चूज करना, सेलेक्ट करना और उस करियर में आगे बढ़ना, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मैम? कि आपके वो जो आपकी जो स्टोरी है, वो किस हद तक और गर्ल्स को इंस्पायर कर पाए? सी देखिए, बीइंग अ गर्ल इज ऑलरेडी अ चैलेंज। स्टिल ऑन डेट ये सब इक्वालिटी की बातें जो हैं, ये सब किताबों में ही ज़्यादा हैं। जब आप रियल लाइफ में आइएगा तो आज भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएँ तो आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा कि आज भी एक मानसिकता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ये, और कहीं न कहीं मेल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वो कम भी पढ़ने में अच्छा है तो पेरेंट्स उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना करने को चाहते हैं, तैयार है। बड़े स्कूल्स में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो समवेयर समहाउ हायर दिस इज़ एजुकेशन स्टिल के लिए भी। भेजना चाहते हैं। ये प्रेवलेंट है आज के डेट में भी, हमारे समय में तो बहुत था, और आज भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। अगर हम ये बोलें कि इट इज़ टोटली गॉन फ्रॉम द सोसाइटी, नो इट्स नॉट गॉन। इट्स जस्ट एट सम प्लेसेस वेयर द लिटरेसी रेट इज़ हाई, वहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा कहना ये है कि बीइंग अ गर्ल ऑल्सो, आप अपने आप को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि आप यू आर अ गर्ल देन योर लाइफ इज़ फिनिश्ड, नो। अ गर्ल, गॉड हैज़ गिवन यू a life which nobody has. He has given you a capability to bring a new life to this Exactly. world, which only a girl has. तो एक सिर्फ एक लेडी है who can bring a new life to this world. आप में बहुत शक्ति है। जगह जगह पे आप दुर्गा हैं, जगह जगह पे आप काली हैं। तो आप आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको दुर्गा बन के रहना है और कहाँ पे आपको काली के अवतार में आना है, कहाँ पे सरस्वती के अवतार कहाँ हैं पे सरस्वती और बन जाना लक्ष्मी है, के अवतार में कहाँ तो पे आप हैं। लक्ष्मी बन जाना है। नाउ दिस इज टोटली, जब हमारे अंदर लिटरेसी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा हम एडुकेट कर पाएंगे विमेन को, उतना ज्यादा इसकी समझ बनेगी। जब इसकी समझ बनेगी तो मैं समझती हूँ कि बहुत इंडिपेंडेंस आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है रिसेंटली, 8 लड़कियां 10 में से 8 आर गर्ल्स। दिस इज इन इटसेल्फ अ आंसर टू द मेल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और आप कहाँ हैं। मुझे लगता है कुछ सालों में शायद आज के डेट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं, अपना वर्चस्व नहीं जमा चुकी। बिल्कुल जमा रही हैं। एज अ गर्ल आई ऑल्सो यूज टू फील, क्योंकि हम लोग भी 2 बहनें थे, मेरा भाई बहुत बाद 10-11 साल छोटा है मुझसे, बहुत बाद में आया। तो मेरे फादर ने कभी हमें लड़कियों की तरह नहीं पाला। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग व्हिच कुड हैपन टू मी। आई वाज बोर्न टू अ फादर हु नेवर थॉट दैट आई एम अ गर्ल, और उसकी वजह से ही व्हाटएवर आई कुड डू इन माय लाइफ आई हैव डन। तो मुझे लगता है कि आप अपने सपने जरूर देखिए, और सपने अगर आप देखेंगे तो उनको फुलफिल करने की उम्मीदें आपके अंदर जागती रहेंगी, और अगर उम्मीदें रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप उनको पूरा करने के पूरे प्रयास करिएगा, और 100% कोशिश करिएगा तो कहीं 75-80 पे तो पहुंच ही जाइएगा। तो आज जितने भी यंग गर्ल्स हैं जो अभी करियर परस्यू करना चाह रही हैं या फिर कुछ अपनी लाइफ में उनके अपने सपने हैं, कुछ प्लान्स हैं, इनोवेटिव प्लान्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि बी अ नाइस गर्ल, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी ऑनेस्ट टू योर फैमिली एंड पेरेंट्स, बिकॉज दे आर द पीपल जिन्होंने आपको जहाँ भी आप पहुंचे हो, जो भी आप हो, इट्स बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो मैं समझती हूँ कि उनको बहुत प्रायोरिटी दीजिए और अपने करियर को भी प्रायोरिटी दीजिए। As a girl, you have two families to rear up. One is the parent family, and one is the family In-laws. in-laws family. This is the family which is going to be there after your half of your life is completed. So it's not easy. लेकिन किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। आधा जीवन, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। बहुत, एक किसी कवि ने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है कि मेरा घर कहाँ है, आधा यहाँ आधा वहाँ, तो जीवन तो मेरा अधूरा है। लेकिन नहीं, आपका जीवन अधूरा नहीं है, आपका जीवन वहाँ भी पूरा है, यहाँ भी पूरा है। आप तो वो हैं जिसको कि 2 फैमिलीज मिल रही है, 2 घर मिल रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 मिल रही है, और भगवान ने आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इसको सेलेक्ट किया कि आप उस लायक हैं कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, उस जिम्मेदारी को ले सकते हैं। शायद मेल्स के अंदर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता नहीं रही होगी, इसीलिए लाइफ
को लाने की क्षमता भी ईश्वर ने आपको दी है। एक लड़की से एक बहू की भी एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो जाती है और एक बेटी की भी एक माँ की भी, एक पत्नी की भी, उसका बहुत सारा रोल है, एक बहन की भी। तो हर रोल में अपना बेस्ट करिए, लेकिन कहीं भी अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। इसलिए क्योंकि अगर हम सही दिशा में अगर मैं जा रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, उसमें अगर कोई रुकावट कोई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी गलती नहीं, सामने वाले की गलती है। लेकिन उसको भी हैंडल करने का तरीका, सलीका उचित और सही होना चाहिए। बहुत जल्दी में लिया हुआ डिसीजन कभी-कभी बहुत रॉन्ग पाथ पे ले जाता है। तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, you must think, and then you should feel what I should do, and then you should move ahead. और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, और अगर ईश्वर में आस्था है, या जो भी भगवान, जो भी आप जिस भी संस्कृति से आते हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो अगर आपको गॉड बाइबल आप पढ़ते हैं, या आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो जो आपका कुरान है, या हमारा जो गीता है, हनुमान जी की कहानियां हैं, या फिर क्रिश्चियंस में या गुरुद्वारे में जो स्टोरीज हैं, फाइनली एवरीथिंग इज द सेम। यू आर समवे, यू आर वर्शिपिंग द ऑलमाइटी। तो आप उनमें विश्वास रखिए। इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग बैड इन योर लाइफ, I can guarantee you nothing can happen bad with you. Nothing bad is going to happen with you. Have this confidence. Look inside yourself and see that whether you are a perfect person or not. If you are a perfect person, nobody in this world can defeat you. आपके इन सारे अभी तक के सफर के मैम कुछ एक मजेदार किस्सा को आप जानना चाहेंगे? बीइंग अ स्टूडेंट कभी शरारतें क्या करती थी? सबसे मजेदार किस्सा है कि मैं कभी स्कूल कॉलेज बंक नहीं की हूँ। बट मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो 3 इडियट्स मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम। वो फर्स्ट इंसिडेंस था जब मैंने अपना क्लास बंक किया था। मेरे पास एक पिंक स्कूटी हुआ करती थी, तो मैं वो मोना सिनेमा हॉल हुआ करता था एक पटना में, तो मैंने अपना वुमेन्स कॉलेज से निकल के और वहां पे हम लोग सब सारे लोगों ने मास बंकिंग का प्लान बनाया कि पूरा क्लास जो है एब्सेंट होके, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो 31 दिसंबर को वो मूवी रिलीज हुई थी, और वो हमारा लास्ट डे था। उसके बाद छुट्टियां हो रही थी न्यू ईयर की। 2009 की बात हाँ, है जी। हाँ, तो ये रिलीज जब हुई तो हमने प्लान बनाया कि वी विल गो एंड सी दैट मूवी। फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ माय फादर। फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में बिना उनको बोले, झूठ बोल के लिटरली मैं कॉलेज आ गई। टिकट हमारी पहले से थी। अभी अगर ये सारी चीजें अगर पापा देख रहे होंगे तो और जो है वहां से मैं चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने। वो मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस इसलिए है क्योंकि उसी दिन मेरे फादर ने मुझे वहां पकड़ लिया मूवी हॉल के बाहर और बोले कि तुम यही चोरी पहली बार चोरी की पहली बार पकड़े गए। तो इट वाज लाइक कि मैं बहुत उस चीज के लिए सॉरी फील की। मैं उनको बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश भी की, तो वो बोले नहीं तुम आज आई हो तो तुम कितनी बार आई होगी ये हम लोग को क्या पता। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का एक बहुत मजेदार इंसिडेंस है कि आई वाज लाइक, मेरे जब मैं इंटरवल के बाद, जब मैं मूवी के बाद बाहर निकली, तो मेरे फादर मेरा स्कूटी का हैंडल पकड़ के खड़े थे। कह रहे थे मैं आप तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था कि तुम किधर से निकल के आ रही हो। तो वो मुझे बहुत याद आता है। और तो आज आपको कुछ ऐसा याद नहीं रहा है कि अंदर में मूवी में जो आपने देखा था ना करीना कपूर के फादर कि किसी को बुला करके कि आप एक्सप्लेन अच्छा करते हो, आप किसी अपनी फ्रेंड को कभी ऐसा रोल ऐसा कुछ या नहीं किया? मेरे फ्रेंड्स मेरे फादर से इतना डरते थे कि मेरी कोई फ्रेंड मेरे फादर के सामने तो बोलती नहीं थी। मेरे फादर के सामने सिर्फ एक इंसान बोलता था, वो मेरी बहन, छोटी बहन। Oh my God. तो जब भी कुछ ऐसा ट्रेजेडी होता था तो मैं डायरेक्ट उसी के साइड पे जाती। मूवी का ये सॉन्ग याद आ रहा है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो एज ए बच्ची तो आपने अपनी कहानी बता दी, आज एज ए मदर अपने बच्चों को आप कैसे डील करती हैं मैम? क्या कुछ स्पेशल चीजें जो आपको लगता है कि नहीं दीज आर द बेस्ट टेक्निक्स? क्योंकि बच्चों को अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में जो मैं समझ पाया हूँ, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है ना कि पढ़ना ही सबसे टफ काम है। जब हम करियर की तलाश पे रहते हैं तो हमें लगता है कि जॉब मिलना ही बहुत टफ है। बिजनेस पे आते हैं तो लगता है कि बिजनेस करना ही सबसे टफ है, पैसे कमाना सबसे टफ है। लेकिन सबसे एक जो इम्पोर्टेंट जो टफेस्ट चीजें जो आती है अभी एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, इफ माय पर्सनल ओपिनियन, बच्चे को पालना, पढ़ाना, उसको अच्छी वैल्यूज देना, दीज आर द मोस्ट टफेस्ट टास्क। डू यू एग्री मैम? यस, आई एग्री। ये डिफिकल्ट है एज अ बीइंग अ पैरेंट, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपने अपनी स्टोरी बता दी, बीइंग एन एजुकेटर अपनी स्टोरी बताई मैम, बीइंग अ पैरेंट आप क्या टेक्निक्स यूज करती हो मैम अपने बच्चों को अच्छे से डील करने के लिए? मैंने टेक्निक्स इसीलिए पूछा क्योंकि बच्चे आज के डेट में टेक्निकल लैंग्वेज में बातें करते हैं और टेक्निक्स के पॉइंट पे वो ज्यादा समझ पाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बोथ आर बॉयज। एक स्टैंडर्ड 3 में है और एक यूकेजी में। मेरे वन इज 8 इयर्स ओल्ड एंड द अदर वन इज 5 इयर्स ओल्ड। मेरा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन कुछ बहुत फ्रेंडली है। मैं अपने बेटे के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, एज अ फ्रेंड ही मैं उसको हैंडल करती हूँ, इसलिए कि वो अपनी बातें मेरे पास रख पाए
उसका फ्रीडम अगर मैं उसको नहीं दूंगी तो वो सोसाइटी में जाके अपनी बातें रखेगा। अगर आप मौका नहीं देंगे हाँ, तो बिल्कुल। उसका पूरा मुझे डाउट लगता है या डर लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ मैं बहुत तेजी से चीजों को बदलते हुए देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो सोसाइटी में अपनी बातों को रखेगा तो वो किसी रॉन्ग हैंड्स में जा सकता है या किसी गलत इंफॉर्मेशन उसके का पास शिकार इन्फॉर्मेशन बन, सही नहीं आ पाएगी। सही नहीं आएगा और अप्रोप्रिएट नहीं होगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन जिस एज में आनी चाहिए वो शायद एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरह की होती है, बट किस एज में क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी जाए वो भी तो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। मेरा बेटा बड़ा वाला, हिज नेम इज अयान, ही इज वेरी फ्रेंडली विथ मी। और मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को संस्कार थोड़े, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है। तो मैं चूंकि बहुत पूजा पाठ करती हूँ और मुझे बहुत बिलीव है, मैं उस तरह का वैल्यू सिस्टम है मेरा, तो मैंने अपने बेटे को भी बहुत अर्ली ईयर्स से बहुत पूजा पाठ, बहुत स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा, तो मुझे लगता है कि उस अगर वो कनेक्ट हो पाएगा स्पिरिचुअली तो वो गलत करने के पहले 100 बार जरूर सोचेगा कि दिस समथिंग विच माई मदर वुड गेट हर्ट और माई फैमिली, ये जो भी मेरा कल्चर है दैट विल गेट इफेक्टेड। वो एक बॉन्ड है। और स्पिरिचुअलिटी और एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, ये चीजें आप अपने बच्चों में बहुत अर्ली ईयर से इंकलकेट कीजिए, क्योंकि ये आज के समय में विलुप्त होता जा रहा है। आप एक तरह से बोले हमारी जो संस्कृति है, वो पश्चिम सभ्यता, हमारा जो जो पीछे हम जो पहले का लाइफ जी रहे थे, नाउ विच वी आर लिविंग, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न एरा, और द कम्युनिटी दैट वी हैव नाउ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड अर्लियर। व्हाई? बिकॉज पीपल आर मोर लुअर्ड टुवर्ड्स स्पीकिंग इंग्लिश एंड मूविंग टुवर्ड्स अ फास्टर लाइफ. US culture, foreign culture is coming, even the dress up, the mental makeup, the way we talk and speak and think, all are changed now. So I think कि you should have a proper spiritual lessons for your children at very early ages. And no बोलने की आदत, आपका बच्चा कुछ भी बोलता जाए, every answer cannot be yes, क्योंकि उस केस में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर आप उसको लगातार यस 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 करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब नो होगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स किसी को मिल जाए, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। उसी का कारण है कि जिन बच्चों को बहुत एज के बाद नो बोला जाता है, जाके सुसाइड कर लेते हैं। नो सुनने की आदत नहीं है ना, घर से भाग जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं, नशा, दे गेट लुअर्ड टुवर्ड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वो नो की आदत जो है ना, वो अडेप्टिवनेस बहुत अर्ली ईयर्स से ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ यस। रिवॉर्ड्स रखिए, तुम ये कर लोगे तो हम तुमको वो दिलाएंगे, तुम्हारे ये, इट शुड नॉट बी मार्क्स बेस्ड, इट शुड नॉट। तुम कपड़े फोल्ड करना, माई डोंट थिंक कि मैं ये बोल रही हूँ कि एग्जाम में नंबर लाओगे देन वी विल गेट यू अ बिग टॉय, अ गुड टॉय। नो, अक्सर हम लोग तो हमेशा गोल सेटिंग मार्क्स पे करते हैं। डोंट मेक एनी कनेक्शन बिटवीन द गोल्स एंड द मार्क्स। गोल सेटिंग इन द सेंस कि आप ये बोलिए कि अगर आप अपने कपड़े फोल्ड करके डेली रखोगे ना स्कूल से आके, 1 month I will observe and then we will buy you this new car. So learning basic skills, basic life skills, that matters. That matters. Why? Because we are living in an era and where, especially for boys, that matters. That matters. Because see, हमारा जनरेशन के बाद का जनरेशन और बाद का जनरेशन जो आएगा, मोस्टली अभी आप अगर कैलकुलेट करें तो मोर देन 50% बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। इफ वी टॉक अबाउट एन अर्बन एरिया, तो हमारे बच्चों का जब जनरेशन आएगा तो दिस रेशियो विल गो अप टू 80-85%। तो क्या होगा जब वो थक कर आएगा and he will expect his wife to do something, she will also be equally tired, she will also not like to do all this. तो शुरू से अगर सेल्फ डिपेंडेंस की आदत बच्चों के अंदर रहेगी तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा खुशहाल जीवन, ज्यादा हैप्पी लाइफ, बिकॉज डिपेंडेंस नहीं रहेगा तो नो नहीं सुनना पड़ेगा, नो नहीं सुनना पड़ेगा तो समवेयर यू विल बी वेल इक्विप्ड of doing everything on your own, and you will be less dependent on people, not only your family but also your workers, those who are coming for your work. Maybe one day he or she is absent, 365 दिन तो आपके यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो then you must know the basic skills. That means कि एक बहुत ही अच्छी बात मैम ने बताया, सिखाया, जो अपने बच्चों को ये सिखाती हैं, और ये अभी तक की सबसे बेहतरीन चीज जो सामने आई कि बच्चों के सामने हमारे मोस्ट ऑफ द उनको टारगेट क्या दिए जाते हैं, बेटा तुम्हें अगर ये इतने नंबर आ गए, इतने परसेंटेज आ गए, तुमने अगर ये वाला एग्जाम क्लियर कर लियो तो तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ तो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट बेसिक लाइफ स्किल्स, इस बारे में कोई बातें नहीं करता है। घर के छोटे मोटे काम को करना, और वहीं से वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भाई बहनों के बीच में वो आने लग जाती है। तो इन चीजों की शुरुआत अगर बचपन से की जाए तो बच्चे काफी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैम कि अगर जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों को अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डजंट मैटर व्हिच रिलीजन यू बिलोंग, बट स्पिरिचुअलिटी इज अबव ऑल द रिलीजन।
तो वहां पे उनको डेवलप कर पाना। इसके बाद आपने कुछ ऐसे डिफरेंसेस अपने बच्चों में मैम पाए जो आपको लग पा रहा है कि नहीं ये चीजें बाकी बच्चों में नहीं है, ये डिफरेंसेस। हाँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैम क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को कि अपने बच्चों के इस वाले पार्ट को लेकर, क्योंकि कई बार आज हमारे बीच जो ट्रेंड चला है ना, बच्चे वो जो आपने वेस्टर्न ट्रेंड की वजह से बच्चे पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा या फिर रुद्राभिषेक वाली अगर पूजा करवाया तो बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। आप इस रूम में पूजा में इन्वॉल्व हो, बच्चे बगल वाले रूम में अपने मोबाइल गेम में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें कम इन्वॉल्व होते हैं और इस वजह से जो आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते इन देखिए चीजों को जो दीपक जी, हाँ जितने भी हमारे होली बुक्स है ना, जी उनमें बहुत सारी लेसन्स हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ, जो लोगों ने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने खाली समय में उनमें से कुछ किताबें अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप अच्छे रीडर है या वो पढ़ नहीं सकते तो उनकी काफी मूवीज बनी है, उनको देखने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिएगा कि उस हर किताब, हर ग्रंथ के पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम है और उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ सोच कर ही किया था, जिसके कारण हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम हुआ करती थी, छोटे बड़े का फर्क, हमारा डिसिप्लिन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, जो आज नहीं है। अगर आप इमेजिन करिए आपके पेरेंट्स छठ करते हैं या आपकी माँ करती होंगी या फैमिली में जो भी करता है, तो दूर दूर से लोग छठ की छुट्टी में बिहार आते हैं और उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो आज का जनरेशन जब उसका मतलब ही नहीं समझेगा, उस कैसे पूजा आ पाठ का पाएगा? अर्थ ही नहीं समझ हाँ पाएगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा कल अमेरिका जाएगा और अमेरिका से इसलिए यहाँ आएगा कि आपकी माँ छठ कर रही है या आपके घर में कोई दिवाली हो रही है, इमोशनल आपके घर वैल्यू में नहीं ईद हो, रहता। आपके घर में ईद मनाई जा रही है, आपके घर में गुरु पर्व हो रहा है, आपके घर में प्रभात फेरे हो रहे हैं, आपके घर में किसी की कुछ ऐसा फेस्टिवल हो रहा है, क्रिसमस हो रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल समवेयर रिलेटेड टू द वैल्यू सिस्टम। और ये कहीं ना कहीं सारी जो है स्पिरिचुअलिटी पे ही जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आई कहाँ से हैं, तो उन्हीं किताबों से, उन्हीं मतलब लोगों से जो पुराने जमाने से जो हमारे साथ कल्चर चला आ रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम जब पहले झुक कर लोगों को प्रणाम किया करते थे, तो दैट डजंट ओनली हैव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बट आल्सो हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि आपका बॉडी इतना फिट था कि बच्चे नीचे झुककर दोनों हाथ से प्रणाम किया प्रणाम करते करते थे। थे। इतनी आज वो बार कहीं न दिन कहीं भर, वो पैर की जगह वो घुटने इतनी पे आता है। बार हम लोग प्रणाम करते थे कि गली मोहल्ले की आंटी भी मिलती थी तो हमें यही सिखाया गया था कि पैर छू के प्रणाम करना, पैर छू के प्रणाम करना। आज आप बच्चों को देखिए, इवन अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी प्रणाम नहीं करना चाहते और हैं। उनका वो प्रणाम भी जो होता है ना वो पैर की क्योंकि जगह वो घुटने पे आ गया क्योंकि है। देखिए ये जो प्रणाम का सिस्टम है, इसमें एक आदर तो है ही कि आप झुक के अगले को आप एक बेस्टो कर रहे हैं और आप एक उनको आदर सम्मान दे रहे हो, और दूसरा फिजिकल बॉडी का भी आपका फिटनेस है, आप उस लेवल पे अपने बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, बट आज नहीं है। आज बच्चे जो है नहीं करना चाहते हैं। इसका नतीजा है पैर जो हम लोग पहले जमाने में आप देखते होंगे कि हम लोग जमीन पे खाना खाया करते थे, तो मैंने जिसको बोलते हैं ना दोनों क्लोज लेग्स, पालती मार दोनों के। पालती मार। आज वो नहीं है, डाइनिंग टेबल आ गया, बेड पे बेड टेबल आ गया, कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमारे आज अगर आपको बोला जाए, आपको या मुझे, तो हम लोग फिर भी बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं बोला जाए बैठ तो वो पाएंगे, नहीं बैठ नहीं पाएंगे, बैठ 5 पाएंगे। मिनट भी शायद जमीन पे बैठ के खा नहीं पाएंगे। ये क्या है? ये एक वैल्यू सिस्टम तो है ही, साथ साथ एक फिजिकल फिटनेस भी था कि कहीं ना कहीं हम उतने देर तक कर पाते थे। इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो ये फिजिकल सिकनेस की तरफ जाएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके नी का प्रॉब्लम, आपके एल्बोज का प्रॉब्लम और बहुत सारे आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम्स को कॉज करेगा, क्योंकि बेंड और मूवमेंट्स जीरो है। तो हमारे बच्चे कहाँ बेंड और जीरो करेंगे? अगर ये प्रैक्टिस जारी रखा जाए तो शायद कई बार करें, और वो कई बार नंबर्स काउंट अपना काउंट करके तो आप नहीं करवा सकते ना, झुको उठो झुको। वो एक फील। वो चीजें जो है मुझे लगता है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, आप एक वो स्पिरिचुअल वैल्यूज अपने बच्चों के अंदर आई थिंक कि वो डालना चाहिए। आप कितने भी हाई प्रोफाइल हो जाइए, फिर भी एक नमस्कार और प्रणाम का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, वो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए वो हैबिट्स। तो हमने बहुत सारी बातें की हैं मैम से। मैम के बचपने के बारे में बात किया, मैम के स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात की हमने, मैम के बीइंग ए मदर के बारे में बात की। एक चीज जो मैम छूटी रह गई एज बिकॉज you have to manage both of the things, family and your profession also. Yes. So कुछ अपने और सर के बारे में बताएं मैम, how you are managing, because both of you are in the same field, then how you are managing and how blessings these things are in your personal life. एक हस्बैंड वाइफ का एक प्रोफेशन में रहना हमेशा ही एक ब्लेसिंग है,
बिकॉज उस केस में वो आपके चैलेंजेस बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। दोनों के बीच कन्वर्सेशंस हाई होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल जब आप जुड़े होते हैं तो कई बार काम की बात करने के लिए भी आपको टच में आना पड़ता है, सिंस ही इज द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एंड आई एम द मैनेजिंग दिस स्कूल बेसिकली। सो कहीं ना कहीं मुझे हर चीज के लिए उनसे, वो एक हायर अथॉरिटी है, तो आई एम लाइक आई हैव टू आस्क हिम और आई हैव टू टेक परमिशन। तो वो एक कनेक्टिविटी काम के कारण बहुत बनी हुई है। अदरवाइज अगर हम अलग अलग प्रोफेशन में होंगे तो शायद दिन भर का जो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, और पर्सनल बातें कोई कितना कर सकता है, देयर इज अ लिमिट टू इट। एंड ऑफ कोर्स 13-14 साल शादी का निकल गया है, तो इट्स लाइक कि अब जो हमारा लाइफ है दैट्स मोर फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन एंड उनकी लाइफ और उनका एजुकेशन है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। तो मुझे लगता है एक प्रोफेशन में रहने से सबसे बेस्ट पार्ट ये कि आप उसके चैलेंजेस को समझ पाते हैं। अगर वो ये उठा के फोन कह रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, तो कभी ना कभी दिन भर के अपने शेड्यूल में आपके साथ भी ऐसा समय आता है जब आप कॉल उठा के बोलते हो कि अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, अभी बहुत बिजी हूँ, या कॉल कट कर देते हो। तो अगला अगर सेम प्रोफेशन में, तो इस चीज को बहुत नजदीक से समझ पाएगा कि आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। दूसरा कि एक प्रोफेशन में रहने पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिंस ही इज सीनियर टू मी, सो आई कीप ऑन लर्निंग विद हिज एक्सपीरियंसेस, कि वो हमेशा मैं पूछना कि क्या करना है, कैसे करना है। टॉप मैनेजमेंट वो हैंडल करते हैं, तो मुझे काफी उनसे हेल्प मिल जाती है। वरना 3-3 सेंटर चलाना, आप समझ लीजिए कि इट्स नॉट एन इजी नट टू क्रैक फॉर अ लेडी। बट मुझे हमेशा हर जगह पे ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। और एक प्रोफेशन में रहने का बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि कई बातें बिना बताए ही अंडरस्टैंड्स एंड ही गिव्स मी प्रॉपर रिव्यूज एंड प्रॉपर सजेशंस एंड फीडबैक। तो मुझे लगता है कि दिस हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी। इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलूंगी कि जो कपल एक तरह के प्रोफेशन में नहीं भी हैं, तो try to understand the other person's challenges and try to respect the crisis which that person is going through. जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आदमी अवेलेबल नहीं है तो गलत ही है, ऐसा नहीं है। दिस परसेप्शन शुड बी चेंज्ड। You know, the only idea is that till the time you are honest with your relationship, I guess this is the best thing you can do to yourself and to your life partner. And you have to understand कि उसका वर्क प्रोफाइल कैसा है, टाइमिंग्स कैसी हैं, मूड स्विंग्स किस तरीके का, और बहुत सारी चीजें। और अगर आप एज अ कपल इन चीजों को अच्छे से वर्कआउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ भी सिंपल होगी, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, एंड ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए भी। तो जो कि मैम आपके हस्बैंड ही आपके बॉस हैं, तो कभी अगर छुट्टी लेना होता है तो कैसे मैनेज? नहीं, हमने हमेशा प्रोफेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किया दीपक जी। स्टार्टिंग आप तो खैर जानते हैं कि इज माय हस्बैंड। कई सारे लोग ये जानते भी नहीं है कि दिस आई एम द ओनर्स वाइफ, या ऐसा बहुत कम लोगों को। या मैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपनी प्रतिभा की वजह से यहाँ पे हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि मैं जो है डायरेक्टर की वाइफ हूँ। अगर मैं उस तरह से चलूँ, तो अगर मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, तो मुझे शायद इस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। ये मेरी सोच है। मैं जिस चीज के लिए बनी हूँ, मैं वही करना चाहूंगी। तो बॉस हैं, तो मैंने हमेशा प्रोफेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किया है। आज भी हमारे यहाँ जब एनुअल फंक्शन होते हैं या इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, तो मैं एज अ सर ही उनको ग्रीट करती हूँ, और जो प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं वो सारे फॉलो करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है, दिस इज द मेन मंत्रा फॉर द सक्सेस ऑफ दिस होल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर हम इसको घर बना देंगे और वो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा, तो फिर चीजें जो है इतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएंगी। और मेरे एम्प्लॉयज को भी इससे बहुत लेसन मिलता है कि जब मैम इतना प्रोसेस फॉलो करती हैं, तो मेरे नीचे जो भी लोग हैं, जब मेरा सबसे हाई टॉप मैनेजमेंट के बाद तो मैं ही हूँ, और मेरे नीचे सब लोग हैं, तो अगर मैं ही इतना प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि नीचे वाले करेंगे ही करेंगे। मैं नहीं करूंगी अपना टाइमिंग फॉलो, अपना प्रोसेस फॉलो, अपना प्रोटोकॉल, तो सिस्टम जो है वो लैप्स हो जाएगा। अगली बात करते हैं मैम, और ये आखिरी बात होगी। जो आपके यहाँ के जो सारी टीम मेंबर्स हैं, 3-3 ब्रांच और 3-3 ब्रांच की सारी टीम को मैनेज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर द फेस ऑफ दिस ब्रांड। तो अभी आपके एब्सेंस में हाउ दे आर ट्रीटिंग द सेम वैल्यू फॉर दिस ब्रांड, तो अभी उनके साथ एक किस तरीके की बॉन्डिंग कैसे मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है मेरा और सर का दोनों का ये सोच है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसे दे देने से आप किसी को हायर कर लेंगे या लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। आपको जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों होते हैं। कई बार आपके बिहेवियर से, आपके एक आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्प करने से, अगले का प्रॉब्लम सुनने और समझने से भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।
तो मुझे लगता है कि आपका इमोशनल कनेक्ट आपके एम्प्लॉयज के साथ, नॉट ओनली टीचर्स दीपक जी, आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो इवन जो दीदीज हमारे यहाँ काम करती हैं, जो ड्राइवर हमारा वैन लेके जाता है, सबके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 365 डेज वो भी अवेलेबल नहीं रह सकता है। कभी उसको छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं आएगा या एब्सेंट हो जाएगा, तो आपका सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब उसको इमोशनल कनेक्टिविटी रहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको लगता है कि नहीं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा जगह है, मेरे बच्चे हैं, उनको लाना है, अगर मैं नहीं जाऊंगा टाइम पे तो बच्चे कौन लाएगा वैन से। दीदीज हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है क्या बच्चा आएगा तो मुझे ढूंढेगा। तो वो एक आप एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए विच इज अ फैमिली अवे फ्रॉम योर फैमिली। अगर वर्क प्लेस पे आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो वो वर्क प्लेस जो है आपका वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने सारा खाली समय उस वर्क प्लेस पे गुजारना चाहेंगे। दिस इज व्हाट हैज बीन माय एंड माय हस्बैंड्स थॉट। एंड इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय जो आप देखेंगे वो 6-7 साल से कंटिन्यूसली, जब से स्कूल खुला है तब से लोग हैं एंड है ही। कुछ सीखते गए, कुछ बिना सीखे आए, कुछ बहुत सीख के आए, बट सब एक रिदम में अपना चल रहे हैं। सो नाउ दे आर अ फैमिली। और हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम क्या फ्रूटफुल चीजें निकाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव सबके अंदर है, मी, यू, एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो वो भगवान बन जाएगा, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप उसको मौका दीजिए, वर्कआउट कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। अगर वो थोड़ा भी उस चीज को समझ पाएंगे तो डेफिनेटली अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। आपकी टीम जितनी पुरानी होगी आप उतने सक्सेसफुल बनिएगा। नए लोगों को बुलाते रहिएगा और ट्रेनिंग देते रहिएगा तो ये आपके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा, स्पेशली जब प्री स्कूल टाइप का सेगमेंट है। ये और भी चैलेंजिंग है, जहाँ पेरेंट्स भी फेस वैल्यू ढूंढते हैं, बच्चा भी फेस वैल्यू ढूंढता है, तो बच्चे कनेक्टेड हो जाते हैं, बच्चे कनेक्टेड हो जाते हैं। में। और ओवरऑल ये है कि ट्रेनिंग आप हर स्टेज पे दीजिए। जैसे हमारे यहाँ सैटरडे को टीचर्स की ट्रेनिंग या छोटी छोटी ट्रेनिंग तो मैं ऐसे भी देती रहती हूँ, बट वंस इन अ ब्लू मून सर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपको एरर लगे तो आप उसकी ट्रेनिंग सभी को दें। गलती तो एक इंसान ने की है, लेकिन वो सेम गलती कोई और ना करे। उसको पर्सनली बताने से अच्छा है कि आप उसको एक मीटिंग में ही प्रॉपर फॉर्मेट में लाकर उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर वर्कआउट कीजिए। तो मुझे लगता है कि कुछ समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपके एम्प्लॉइज और आपके पूरी टीम के अंदर आ जाएगा। थैंक यू मैम। तो मैम से जो हमारी बातें हुई, मैम के बचपन के बारे में बात हुई, मैम स्टूडेंट लाइफ में कैसी थी, मैम एक मदर कैसे अपने बच्चों को डील कर रही है, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ किस तरीके से मोल्ड कर रही है, बच्चों को इनकरेज कर रही है, क्योंकि बच्चे के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, करियर कोई भी चूज करो, एक अच्छा इंसान बन जाओ। yes, that is your opinion and definitely अगर एक बच्चे अच्छा इंसान अगर बन पाए तो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। Thanks a lot, ma'am. It was highly exciting and energetic session with you. Thank you, Deepak ji and team of Empowering Brains for this session. This is an honor for me, and looking forward to many more sessions with you all in the future. Definitely, ma'am. Thank you. Thank you.